रिटायर्ड हमारी मीडिया में स्वास्थ्य कभी हो गया जो अनुपमा रूपा सीरियल मैंने साहित्य को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। और ये जो कवर पे चित्र है ये मेरा कवर है। बहन जी आपकी जगह में सुरक्षित रखिए और आप रिटायर्ड आए चाहे अभी टीओ में पढ़ते मुलाकातें होती रहता जरूर अच्छा ये आपकी जी ऊपर भी है वीडियो वाले की चल गया। आप क्रिकेट के कमेंटेटर रहे पूरी दुनिया सुनती थी और साइंटिस्ट है भाई। आप सभी का स्वागत है। आज पुस्तक पर चर्चा होनी है और ये पुस्तक है प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और गजलकार, साहित्यकार, दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शेखर जी की पुस्तक है क्रौंच के फिर आज देखो शर लगा। डायमंड प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है और इस पुस्तक पर आज कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ इसकी कविताओं से संबंधित कुछ लेखक से प्रश्न पूछने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। शेखर साहब का थोड़ा सा परिचय। डॉक्टर शेखर साहब उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। आपने एमएससी रसायन शास्त्र में किया है रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से। राजनीति विज्ञान भी रोहिलखंड विश्वविद्यालय से ही किया। इसके बाद एमए पत्रकारिता और जनसंचार में आपने किया राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय इलाहाबाद। पीएचडी आपने किया वो भी राजनीति विज्ञान में रोहिलखंड विश्वविद्यालय से 2013 में आपने शोध पूरा किया पीएचडी। हॉकी, पावर लिफ्टिंग, घुड़सवारी और निशानेबाजी ये आपके प्रिय खेल रहे हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक सराहनीय सेवाओं के लिए भारत सरकार से मिला। भारत सरकार द्वारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार आपके लेखन के लिए भी दिया गया। प्रकाशित पुस्तकें आपकी कई एक हैं, शायद 9-10 पुस्तकें हैं, जिनमें प्रमुख हैं तूफान से खेलता हुआ तिनका हसीन है, 2008 में यह यश प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसका कानपुर से उर्दू भाषा में भी इसका यह प्रकाशन हुआ। पुलिस विज्ञान एवं कला 2 खंडों में पुस्तक है जो यश प्रकाशन नई दिल्ली से वर्ष 2014 में इसका प्रकाशन हुआ। तनाव प्रबंधन यह भी 2014 में यश प्रकाशन नई दिल्ली से आई। उर्दू में एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 2017 में बादलों के पार
ये पुस्तक कब तक, आखिर कब तक, ये गजल संग्रह आया देव प्रभा प्रकाशन गाजियाबाद से वर्ष 2021। पीढ़ियों के वास्ते हम आप जिम्मेदार हैं, ये डायमंड बुक्स दिल्ली से 2021 में इसका प्रकाशन है। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, AKM लर्निंग नई दिल्ली से इसका प्रकाशन। एक पुस्तक आपकी और प्रकाशित हुई, मीना शेखर और वीरेंद्र कुमार शेखर दोनों ने उसको संपादन किया था, और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, उसको मैं उसे भी पढ़ रहा हूँ। और बहुत सारे शेर हैं, चुनिंदा शेर, शायद ही कोई अच्छा शेर बचा हो जो उस पुस्तक में ना हो। काफ़ी शोध परक आपने काम करके उस पुस्तक का प्रकाशन किया, और एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद ये डायमंड प्रकाशन से जो पुस्तक आई क्रॉन्च के फिर आज देखो शर लगा है, जिस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। शेखर साहब बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं, विशेष रूप से गज़ल में, और गज़ल में भी उर्दू का थोड़ा पुट रहता है आपकी गज़लों में। इसके अलावा दर्शन में आपकी विशेष रुचि है, और कई विधाओं में, छंद मुक्त में, छंद साहित्य कविता में, कई विधाओं में आपकी कविताएं रहती हैं, जिनमें इस पुस्तक में मुझे लगता है सभी विधाएं हैं। मुक्त छंद भी है, छंद भी है, और गज़ल भी है, तमाम तरह की बातें हैं। और इसमें जो कविताएं हैं वो जैसी बहुत विधाओं में लिखी गई हैं, बहुत सारी उसी तरह से उसके विविध रंग भी हैं। कहीं वहाँ दर्शन है, कहीं नैतिकता है, कहीं किसान की बात है, कहीं मजदूर की बात है, कहीं व्यवस्था की बात है, कहीं सरकारी अधिकारियों की जो एक असमंजस की स्थिति होती है, करना चाहते वो नहीं कर पाते, एक व्यवस्था उसकी बांध देती है, उनकी छटपटाहट है, कहीं मनोविज्ञान है, कोरोना से संबंधित कविताएं हैं, मजदूर की पीड़ा है, बच्चों की बातें हैं, बहुत सारे तरह की विविध रंगी कविताएं हैं। तो एक पुस्तक में ये तमाम तरह की बातें उसमें भरी पड़ी है। शीर्षक इसका क्रॉन्च के फिर आज देखो शर लगा है। तो जो क्रॉन्च के शर लगने की बात है, संवेदना के दो स्तर हैं। वेद प्रकाश अमिताभ जी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि संवेदना सबकी नहीं होती है एक सी, पत्थर को क्या पता था पैर चोट खा गया। तो ये जो संवेदना का स्तर अलग अलग होता है। एक जो क्रॉन्च पर शर छोड़ रहा है उसकी संवेदना अलग है, और उसको देख करके एक ऋषि जो व्याकुल हो उठता है, आहत हो उठता है, उसकी संवेदना बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों संवेदनाओं के छोरों को, उनके शिखरों को स्पर्श करना, उनको समझना, यही साहित्यकार का काम होता है, यही रचनाकार का काम है। और रचनाकार कभी उस जो शर चलाने वाला है, आहत करने वाला है, शोषक है, उसकी भी संवेदना को समझता है, और जिसका शोषण हो रहा है, जिसको पीड़ा पहुंचाई जा रही है, उसकी संवेदना से भी जुड़ता है। उसके बाद वो उसकी रचना में ये आता है कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, आगे की पीढ़ी को क्या देना चाहता है। लेकिन ये पूरी बात नहीं है, ईसाई सिक्के का एक पहलू है। अगर साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाएगा तो फिर इसका आशय है जो कुछ समाज है वो उसने जो का त्यों प्रस्तुत कर दिया, तो साहित्यकार का काम वहां खत्म नहीं होता। साहित्यकार का काम है कि उसके आगे का एक रास्ता भी दिखाना, चाहे वो आप किसी विधा में लिख रहे हो तो उसमें आपको एक जो एक पोएटिक एम्स होता है, जो कल उद्देश्य होता है, वो आपकी कविताओं में होना
जरूरी है, आप चाहे कहानी लिख रहे हो, चाहे कविता लिख रहे हो, चाहे गजल लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, अगर आप कल उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं तो शायद आप कहीं कुछ कमी है। तो शेखर साहब की रचनाओं में जितनी मैंने पढ़ी है उसमें कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, प्रतीकों से बात करते हैं और कवि उद्देश्य की भी पूर्ति करते हैं। सब एकत्र हुए हैं आज का दिन। थोड़ा सा शेखर साहब कुछ अपनी पुस्तक के बारे में पहले बताएंगे, पहले कहेंगे, उसके बाद हम लोग उस पुस्तक में, चूंकि रचनाकार हमारे सामने है, कहीं समीक्षा करते हैं तो प्रायः यही होती है, वहाँ समीक्षा में प्रशंसात्मक बातें ही होती हैं। तो रचनाकार जब हमारे सामने हो तो अनेक प्रश्न हैं जिनको हम रचनाकार से पूछ सकते हैं। तो आज हम चाहेंगे कि आज शेखर साहब की परीक्षा भी होगी, वो यहाँ खड़े होंगे और हम लोग उसमें से जो भी आपको कहीं कुछ लगता है आप वो बातें आप निकालें और पूछें कि रचनाकार ने उस पंक्ति को लिखने में, उस प्रतीक को लिखने में, उस भाव को लिखने में, उस बिंब को बनाने में उसका क्या दृष्टिकोण रहा है। क्योंकि कविता जरूरी नहीं कि जो लेखक लिख रहा है, जो रचनाकार लिख रहा है, पाठक भी वही समझे, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं। कई बार जैसे उदाहरण अगर दिया जाए तो बिहारी की जो दोहे हैं, बिहारी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके 16-17 अर्थ निकलते। बिहारी ने कभी सोचा होगा हाँ 1-2 अर्थ तो ठीक है। ये लोगों की, ये पाठकों की विशेषता है, पाठकों का ये स्वाध्याय है कि उन्होंने उसके तमाम अर्थ निकाले। तो मैं चाहूँगा कि आज के हमारे रचनाकार हैं डॉक्टर शेखर साहब आए और उस पुस्तक के बारे में कुछ बताएं। कुछ सभी मित्रजन को नमस्कार। बहुत सीमित ये प्रोग्राम गोष्ठी रखी है मैंने, इसमें असल सरस्वती जी हैं, तुलका सेठ जी हैं, उनसे पहले मैडम सेठी हैं, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर मीना शेखर हैं, जिनकी प्रेरणा से मैंने, वाकई उनकी प्रेरणा से लिखा है आज आपको। और उसके बाद उनके करीब अवतार सिंह सेठी साहब बैठे हुए हैं। सेठी साहब जो है, मैं बता चुका था कि ये बहुत बड़े अच्छे कम्युनिकेटर रहे हैं और पूरी दुनिया सुनती थी आपको, साइंटिस्ट हैं। फिर डॉक्टर रत्नाकर जी हैं, इस पुस्तक में जितने भी चित्र बने हैं वो रत्नाकर जी के बने हुए हैं, HOD रहे हैं गाजियाबाद की PG कॉलेज में। देन सोनकर जी हैं और तबरेज साहब के पास बैठे हुए मीडिया में काम करते हैं, काफ़ी अच्छा काम है आपका। अशोक जी मैं कहते हैं, हाँ अशोक जी जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे हैं, विदेश सेवा, आई एम सॉरी मैं वो विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं आप। महेंद्र जी हैं, उनके बेटे हैं। उसके बाद वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, उनके रिलेशन में हमारे फ्रेंड हैं। साथ में हमारे दिल्ली से भी इतिहास से रिटायर्ड हुए हैं प्रोफेसर साहब मुझे। और चित्र बताया मैंने आपको जो है हमारे रत्नाकर जी ने जो बनाए हैं से निकाला। तो मैं गजल लिखता हूँ इस पुस्तक में, जिसकी बजाय मैं जानता हूँ सभी एक दोहा, थोड़ा सा दोहा भी अगर कहें तो कुंडलिया में दोहा बजाया जाता है, तो दोहा भी हो गया। तो जितनी बजाय मैं जानता हूँ उस सब में, सबका इसमें कोई ना कोई इसमें आपको एक रचना मिल जाएगी। इस तरह से लिखा है इसको। और इसमें जैसे कि वे उनके बता रहे थे अभी कि साहित्य जो है समाज में जो हो रहा है उसको तो लिखता ही लिखता है। भट्ट जी जो है उनका कहना है कि साहित्य जो है रिझाने के साथ साथ जगाने का काम भी करता है, जगाने का ज़्यादा करता है। रिझाने को तो करता ही करता है, लेकिन जगाने का ज़्यादा करता है, करना चाहिए। तो इस तरह की इसमें से भी रचनाएं जो भी मैं इसमें लिख पाया हूँ कि जिसमें समाज में क्या हो रहा है वो भी बताया है मैंने, और क्या होना चाहिए उसका भी संकेत किया है। मैं किसी पर अपनी विचारधारा थोपना नहीं चाहता, तो उसका केवल संकेत किया मैंने कि एक ऑप्शन ए भी है, इसको आप देखें। बाकी ठीक है, सबके लिए करते हैं और हर एक स्वतंत्र अपने ढंग से सोचने के लिए, करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इस पुस्तक में जो लोग पढ़ चुके हैं अगर वो कुछ प्रश्न करना चाहें तो उसके बाद फिर आगे हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, उनकी दो पंक्तियां पूछती है और बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां। वो पंक्तियां हैं, कलाकार देता नहीं युग धारा का साथ और बहती गंगा में नहीं
होता है वो होता हुआ है। बहुत अच्छा। चाहूँगा कि कमलेश जी आए और इस पुस्तक पर थोड़ी सी चर्चा करें, उसके बाद अगला कमलेश जी। क्रॉच के फिराज कुशन लगा है, बाण और कर के वचन दोनों की एक स्थिति है। वो धनुष से जीतने के बाद फिर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता उस पर। इसी तरह कभी जब कविता लिख लेता है और वो प्रकाशित हो जाती है तो उस पर से उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है, फिर तो कविता को ही आगे अपनी यात्रा तय करनी होती है। शेखर जी ने अच्छा किया कि अपनी कविताओं के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि अब तो कविताएं ही बोलेंगे, उनको क्या बोलना है। एक बड़ी अच्छी बात व्योम जी ने याद दिलाई थी, शेखर जी ने याद दिलाई कि साहित्य का काम रिझाने का नहीं, जगाने का है। उसके मूल में यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि साहित्य 64 कलाओं में शामिल नहीं है। उन्होंने कविता की बात की, काव्य 64 कलाओं में शामिल नहीं है, तो काव्य में साहित्य की सारी विधाएं आती हैं। कलाएं जो है वो रिझाने का काम करती हैं। केवल और केवल साहित्य ऐसी विधा है जिसके मूल में जगाने की भावना हो। प्रेमचंद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा आदमी पैदा तो होता है देवता की तरह, लेकिन परिस्थितियां और तमाम सारे समाज के जो छंद हैं उसे राक्षस बना देते हैं। साहित्य मनुष्य में फिर से देवता के देवत्व की स्थापना की चेष्टा करता है। यही चेतना, जो चेतना होती कवि की, जिसके माध्यम से वो देवत्व की स्थापना करता है, वही चीज जो है वो कितनी किस कवि में है, किस मात्रा में, वही उसको महत्वपूर्ण बनाती है। शेखर जी की ये कविता की जो किताब है, ये उनकी जो मुख्य विधा है वो गजल है, हम सब जानते हैं, गजलकार हैं वो। ये उससे अलग की सारी जो विधाएं उनकी हैं जिसमें वो लिखते हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर आप सिर्फ एक दो विधा में लिखते हैं तो आपके पास अभिव्यक्ति के लिए अवसर कम होते हैं। जितनी आपकी विधाएं बढ़ती जाती उतने आपके पास अभिव्यक्ति के अवसर होते हैं। इस किताब में मैं समझता हूँ गजल से इतर उनकी जो भी रचनाएं वो सारी शामिल है, और उसमें साहित्य की यात्रा जहाँ से उन्होंने शुरू की है वहाँ से लेकर और एक जो उनका चिंतन का स्तर है और जहाँ तक वो आए हैं वो सारी रचनाएं हैं। तो इस किताब के माध्यम से हम उनकी जो रचनात्मक यात्रा है उसको भी समझने की कोशिश कर सकते हैं और समझ पाते हैं। शेखर जी IPS अधिकारी रहे, साइंस के विद्यार्थी रहे, उनके चिंतन के अपने कई सारे स्तर हैं। वो समाज को लेकर लगातार संवेदनशील रहते हैं, वे समाज की स्थितियों को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। ये सारी बातें आपको इस पुस्तक में उनके दिखाई देंगी। और शेखर जी ने अपनी इस कविता यात्रा को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, पिछले 5-7 सालों में हम लोग इसके गवाह हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और शायद यही कवि होने की अपनी एक गवाही भी है कि एक कवि जब समाज में आगे बढ़ता है तो उसके चिंतन की कितनी धाराएं खुलती हैं। शेखर जी ने, जैसा व्योम जी ने इसमें इशारा किया, कोरोना काल की बहुत सारी रचनाएं हैं, दार्शनिक चिंतन की बहुत सारी रचनाएं हैं। हम जब तक चिंतन के स्तर पर बड़े नहीं होते हैं तब तक हम समाज को कुछ देने की स्थिति में नहीं होते। कई बार ये कहा जाता है साहित्य से होता क्या है, लेखक के पास देने के लिए अगर कुछ है तभी तो साहित्य से कुछ होगा। इसलिए लेखक को अपने जीवन का, अपने चिंतन का स्तर, अपने लेखन का स्तर एक ऊंचाई पर ले जाना होता है। और मैं समझता हूँ वो ऊंचाई शेखर जी में आ चुकी है कि वो समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके साथ संवाद कर सकते हैं। मैं इनकी एक दो कविताएं इस पुस्तक से पढ़कर अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा, क्योंकि बातें तो बहुत। देखिए शेखर जी क्या विचार है। इलेक्शन कंटेस्ट करना देखते ही देखते हो गया है चुनाव लड़ना। सभी दल बनाते हैं अपनी अपनी रणनीति, हराने के लिए प्रतिपक्षियों को। जैसे चुनाव स्वस्थ प्रतिस्पर्धा न होकर हो कोई युद्ध, और प्रतिपक्षी देशवासी न होकर हो कोई शत्रु। युद्ध का भाव शीघ्र ही अपना असर दिखाता है और देखते ही देखते गोल पोस्ट बदल जाता है। सभी राजनीतिक लड़ाकों के प्रतिपक्ष में दिखते हैं मानवता, नैतिकता, मानवीय मूल्य, आदर्श और प्रजातंत्र। ये सब विपक्ष में हो जाते हैं। इस युद्ध में उनके हथियार बन जाते हैं शांति, विकास, गरीबी, भूख, बेरोजगारी, असमानता, सहानुभूति, पीड़ा और प्रेम, जिनके अर्थ ये लोग मनमाने ढंग से अपनी सुविधा अनुसार निकालते रहते हैं।
जीतने के बाद सत्ताधीश चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों करते हैं केवल वह काम जिससे उनका रोग रहे कायम पीढ़ियों तक पीढ़ियों। युद्ध, ये देखिए उनके चिंतन की कविता है। युद्ध चल रहा है लगातार, कभी पड़ जाता है कुछ धीमा और कभी हो जाता है तेज, बहुत तेज। कई हैं मोर्चे इसके, कई हैं प्रकार, कई हैं आयाम इसके, कई हैं आकार। यह दिखता है कभी लंका, कभी कुरुक्षेत्र, कभी यूरोप, कभी यूक्रेन, तो कभी अफगानिस्तान में, कभी देव, कभी असुर, कभी हिटलर, तो कभी सद्दाम से, किसी देश से, किसी देश में, किसी परिवार से, किसी परिवार में, कभी दूसरे से, कभी खुद से। सभी लड़ने वाले कहते हैं कि वह लड़ते हैं शांति के लिए, और सच्चाई यह है कि हर युद्ध के मूल में होता है अहंकार, जिससे उत्पन्न होते हैं स्वार्थ, क्रोध, हिंसा। मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर मीना शेखर जी को आमंत्रित करूंगा, वो इस पुस्तक पर कुछ कहें। उनसे ज्यादा शायद और कोई कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर मीना, क्योंकि मुझे ज़्यादा वक्त तो नहीं मिलता और मैं और कामों में बिजी रहती हूँ, तो मैं पूरी इनकी सारी देखी नहीं है किताबें। पर ये जब भी किसी को सुनाते हैं उसी क्षण में सारी इनसे मुँह से सारी कविताएं सुन लेती हूँ। और किताब का जहाँ तक अपनेपन से कह रही हूँ कि मैंने वास्तव में किताब पढ़ी नहीं है। जला दी ईख किसी ने उसकी, जला दी ईख किसी ने उसकी, रुलाई नहीं फूट सकी, भर रहा सिसकी। बेटी की शादी की थी पीर पुरानी, बेटी की शादी की थी पीर पुरानी। गांव के सयाने सब देने लगे राय, दुखड़ा वह अपना बड़े अफसर को सुनाए। बड़े अफसर से बड़ी मुश्किल से, अब आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि बड़े अफसर से बड़ी मुश्किल से हो पाई उसकी भेंट, जनता दरबार में उनके दिया माथा टेक। सुनी कहानी अफसर ने उनकी करते हुए 10 और काम, करते हुए 10 और काम, मिनट भी न मिल सके थी जिसके लिए हफ्तों से नींद हराम। मिनट भी न मिल सके थी जिसके लिए हफ्तों से नींद हराम। अफसर ने दे जांच का निष्पक्ष आश्वासन, चलता कर दिया कि बहुत संवेदनशील है प्रशासन। आदेश सर का ऊपर से नीचे, सभी ने बिठाई चिड़िया उस पर, परंपरागत विलंब से आंखें नीचे, परंपरागत विलंब से आंखों को नीचे। इसी क्रम में किसी स्तर पर किसी तरह सब जानते हैं किस तरह सौदा गया पट, कागज चला उल्टी दिशा, स्पीड बढ़ गई खट। तत्परता से कराई गई सभी औपचारिकताएं पूरी, वह अवाक देखता रहा प्रशासन की मजबूरी। फुर्सत ही नहीं थी किसी के पास, फुर्सत ही न थी किसी के पास, जो सुनता उसकी व्यथा। सभी निभा रहे थे अपने अपने पर, सभी निभा रहे थे अपने अपने पर, जैसे सुन रहे हो सत्यनारायण की कथा। अच्छा है। हुई होती यदि छोटी सी भी घटना किसी बड़े आदमी के साथ, हुई होती यदि छोटी सी भी घटना किसी बड़े आदमी के साथ, पिन पड़ा होता पूरा प्रशासन साबित करने कि कितने लंबे हैं कानून के हाथ, कि कितने लंबे हैं कानून के हाथ। और इसके पीछे की जो शायद जिससे कविता जन्म लेती है, वो शेखर साहब ने खुद अनुभव किया है और देखा है, और वास्तविकता यही है। कभी कभी किसी की छींक पर पूरा अमला दौड़ पड़ता है, और कहीं कुछ भी हो जाए कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये हमारी संवेदना का स्तर है, और ये सब कुछ इसके ये जो शीर्षक है इसमें सब कुछ छुपा हुआ है, इसी में जवाब पड़ा है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जैसा कि शेखर साहब ने परिचय दिया था कि भारत के बड़े कमेंटेटर रहे, और आज हमारा सौभाग्य क्या है यहाँ हम सबके बीच में हैं डॉक्टर अवतार सिंह सेठी जी। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो इस पुस्तक पर शेखर जी के संबंध में कुछ कहें। डॉक्टर सेठी।
शेखर जी के बारे में सब कुछ कह दिया और उनकी किताब के बारे में भी सब कुछ कह दिया, मीना जी ने भी कह दिया, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। तो मैं एक दूसरी लाइन पर चलूँगा। मैं तो स्पोर्ट्स कमेंटेटर हूँ। हॉकी और क्रिकेट के लिए मैंने वर्ल्ड कप्स किए हैं, ओलंपिक गेम्स किए हैं और पिछले 50 वर्षों से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। तो जो शब्दावली मुझे आती है वो तो ये है कि चौका लगा दिया, छक्का लगा दिया, आउट कर दिया या गोल कर दिया। तो ये शब्दावली जो है ये मैं इससे ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं परिचित हूँ शेखर जी से और मीना जी से, क्योंकि मैं एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज में रहा हूँ और इस CSY का मेंबर भी हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे कई दोस्त हैं जो पुलिस अधिकारी हैं और उनकी ज़िंदगी भी मैंने देखी है और इनका भी देखा। तो मुझे आश्चर्य ये होता है कि पहली बात तो इन्होंने केमिस्ट्री में MSc करी, फिर इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA करी और पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने PhD करी, इफ आई एम राइट। तो अक्सर होता क्या है कि लोग जब PhD करते हैं किसी सब्जेक्ट पर तो एक ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं जो उनके करियर को और आगे बढ़ाए, उसी में ही वो कोई सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे अगर पुलिसिंग का इनका काम है तो पुलिसिंग में ही वो कोई सब्जेक्ट लेते हैं। तो आश्चर्य की बात ये रही, जब भी मैं इनसे मिलता था और ये कहते थे कि मैं कविता करता हूँ, मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। ये लोग जो हर रोज चोरों से जिनको डील करना पड़ता है, जिनको हथियारों के साथ डील करना पड़ता है, रेपिस्ट के साथ डील करना पड़ता है, वो इतने संवेदनशील कैसे हो सकते हैं। और ये किताब जब मैंने देखी और इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो इसमें ये बात सामने आई कि देखिए एक बड़ा गंभीर विषय था, कोरोना जैसी महामारी के ऊपर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो ये एक पुलिस अफसर तो यार नहीं लिख सकता, क्योंकि वो जो है वो तो एक दूसरी मिट्टी का बना हुआ है, एक दूसरे काम में लगा हुआ है और वो इसके ऊपर इतना संवेदनशील हो जाए, इतनी उसकी भावनाएं उसमें व्यक्त हो, ये अक्सर देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक मेरे दोस्त हैं, वो जब मैं शुरू में कॉलेज में पढ़ा करता था, जब मुझे रेडियो पर जाने का पहला मौका मिला तो वहाँ पे पहले क्या हुआ कि स्पोर्ट्स कमेंट्री करने से पहले ये होता था कि रेडियो पर चलो कुछ भी कर लो। तो कुछ भी करने में मैं ड्रामा आर्टिस्ट बन गया। अब ड्रामा आर्टिस्ट में हमारे एक प्रोड्यूसर साहब थे, तो वो उनकी बीवी जो थी वो एक पुलिस अधिकारी थी। तो हम मिलते थे शाम को, सब दोस्त इकट्ठे मिलते थे। तो हम उनसे जब भी कहते थे तुम अपने घर ले चलो यार, इस बार अपने घर बुलाओ, तो कहते थे नहीं यार कहीं और मिलते हैं। बात समझ नहीं आती थी कि भाई ये बाहर मिलने की बात क्यों करते हैं, घर पे क्यों नहीं बुलाते। तो एक दिन हमारे ग्रुप के एक बंदे ने कहा कि भैया इसलिए नहीं बुलाते कि इनकी जो वाइफ है वो घर पे भी गाली गलौज में बात करती है। तो ये थोड़ा सा उसलिए ये ऐसा हो जाता है कि हम उनको ये सब चीज़ें होती हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा शर्मिंदा होता हूँ कि भाई इनको घर लोगों को ना बुलाऊं, उनसे ना परिचय करवाऊँ उनका। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। एक मेरे और पुलिस अधिकारी बड़े अच्छे मित्र हैं और DIG थे, IPS अधिकारी, उनका भी एक शौक था बड़ा है बल्कि कि वो एक हीलर है। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, आपको बता देंगे कि आज अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो किस तरह से पिछले जन्म से वो जुड़ी हुई है। तो आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे और बताएंगे कि आपकी ये समस्या पिछले जन्म में थी, जिसकी वजह से आज आपको ये समस्या हो रही है। और फिर उनके करेक्शन के भी तरीके होते हैं, तो वो उनको करेक्ट करते हैं ताकि जो वो पिछले जन्म में जाके उसको करेक्ट करके और आपकी आज की जिंदगी को वो खुशहाल बनाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पुलिस अफसर हैं वो तो ऐसे नहीं होते जैसे
डॉक्टर शेखर हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं, इतना कुछ वो लिखा है। और इनके अगर लाइटर मोमेंट्स में मैं जाऊँ तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, शायद 8-10 साल हो गए, वो शायद इंडिया हैबिटेट सेंटर में रिलीज हुई थी। मैं वहाँ का भी मेंबर हूँ, वहाँ में इनके साथ था। किताब का नाम शायद पुलिस विज्ञान और कला करके कुछ ऐसा है। तो उसकी एक जो है ना चैप्टर पे जो लिखा हुआ था मुझे आज भी याद है। और मैं कभी कभी समझता हूँ पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं कि जो उसमें लिखा था। उन्होंने क्या लिखा कि जन्माष्टमी का दिन था, लखनऊ में एक SHO ने सोचा कि आज हम अपने IG साहब को यहाँ बुलाएं, पब्लिक को भी बुलाएं, और आज त्योहार है तो त्योहार उनके साथ मनाया जाए। तो उन्होंने IG साहब को बुलाया, शाम का टाइम था, बड़ी संख्या इकट्ठी हो गई, बड़े लोग इकट्ठे हो गए। तो अब वो कहते हैं जब रात के 12 बजे तो उन्होंने कहा जी मैं IG साहब से निवेदन करता हूँ कि अब वो इजाज़त दें तो हम कृष्ण जी का जन्म कराएं। तो हमने कहा कि देखिए पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि जो कृष्ण जी का जन्म करा सकते हैं। ये है। बाकी ये इनसे जब भी मैं मिला हूँ मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ कि इतना सब कुछ एक पुलिस वाला होते हुए भी, एक ऐसे वातावरण में काम करते हुए भी जो कि एक दूसरी तरह से बहुत ही गंभीर काम होता है, और जहाँ पे जो लोग बोलते हैं वो लोग उनकी भाषा ही कुछ और होती है। तो उस बीच में से निकले और उन्होंने सोचा कि मैं PhD करूं और मैं कविता लिखूं या कहानियां लिखूं या किस्से लिखूं। तो इस बात पर मैं तो इनको बधाई देता हूं कि ये इन्होंने हमें बहुत इम्प्रेस किया है। और मैं ज़्यादा जो गूढ़ हिंदी होती है ना वो मैं नहीं पढ़ सकता, तो मैंने इसमें से एक कविता चुनी है। मैंने 3-4 कविता पढ़ी, तो एक जो कविता चुनी है और छोटी सी भी है, ये कविता है जी आधुनिक मधुशाला। अब क्या था कि कोरोना के टाइम पे सब कुछ तो बंद था, लेकिन दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी कि जी वो जो शराबी हैं वो बेचारे कहाँ जाएं इन दिनों में। ये मैं कविता पढ़ के सुनाना चाहूँगा। बंद हुए सब मंदिर मस्जिद, बंद हुए सब मंदिर मस्जिद, खुली आज है मधुशाला। देख समझकर ऐसी हालत, सदमे में है दिल वाला। पीने वाले भीड़ लगाए, नियम तोड़ते दिखते हैं। बंद जहां सारे धंधे हैं, रोज खुल रही मधुशाला। और इन्होंने आगे लिखा है, बंद हुए हैं काम तभी से, घर बैठा है घर वाला। देखने वाले नाटक ही बस दिखलाता टीवी वाला। अब टीवी वाला, टीवी पर वो पुराने नाटक ही आ रहे थे, वो हम लोग भी आ रहा था, कुछ और भी आ रहे थे। होटल ढाबे ऊँग रहे सब, वाहन चलने बंद हुए। अंतिम खंबा अर्थ जगत का, सिद्ध हुआ पीने वाला। तो बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है डॉक्टर शेखर ने। और मीना जी तो हमारी कलीग थी, तो मीना जी को तो इतना शौक कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन ये शौक जो है, हालांकि ये देते हैं उनको, मतलब श्रेय उनको देते हैं, लेकिन मुझे लगता उल्टा है। मुझे लगता है कि ये जो रंग आप पे चढ़ा है ना मीना जी, ये इनका चढ़ाया होगा। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि बधाई दूंगा शेखर जी को कि वो ये उन्होंने बहुत अच्छी ये कविताएं लिखी हैं, और एक जो बहुत ही गंभीर विषय था कोरोना के टाइम का, उसके ऊपर लिखी हैं, और इतनी संवेदनशीलता उन्होंने उसमें दिखलाई है। तो उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये भी सोचता हूँ कि और आगे जो है शेखर जी और इस तरह की किताबें लिखें, कविताएं लिखें, और हमें मौका मिले ऐसे अवसरों को यहाँ पर उपस्थित। धन्यवाद।